वो शिफ्ट करता है, आपने देखा, जहां पे आना चाहिए वहां नहीं आता है। हम उसको क्या बोलते हैं, अप फील्ड शिफ्ट या डाउन फील्ड शिफ्ट? upfield. अप फील्ड, व्हेन देयर इज Upfield शील्डिंग। अप फील्ड, वेरी गुड। व्हेन देयर इज शील्डिंग, देयर इज क्या बच्चे? upfield shift sir. अप फील्ड शिफ्ट। इसी तरह से अगर हमारा जो प्रोटॉन है वो डी शील्ड होता है, if the given proton is being de-shielded due to the induced magnetic field generated by the surrounding electron, when we apply magnetic field, in case of de-shielding, our PMR signal position shifts to upfield or downfield? Downfield, sir. Downfield shift. Downfield shift। इसका मतलब ये है बच्चे कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है कंसेप्ट ऑफ shielding and de-shielding and position of signal। shielding और de-shielding का कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ सिग्नल, मतलब जिस जगह पे पोजीशन सिग्नल की आनी चाहिए, जिस जगह पे सिग्नल आपको मिलना चाहिए, एनएमआर स्पेक्ट्रा का सिग्नल, पीएमआर स्पेक्ट्रा का सिग्नल, वो उस जगह नहीं आता है। there is either upfield shift or downfield shift depending upon type of induced magnetic field generated by the surrounding electron। This shift is called as chemical shift। पहली बात, the shift in the position of PMR signal resulting through shielding and de-shielding, resulting through shielding and de-shielding by circulation of electrons in a chemical bond is called as chemical shift। जो हमने कल स्टडी किया था, due to shielding and de-shielding, the position of PMR signal shifts, and that shift is called as chemical shift। This is very important point, chemical shift की definition। Now, one important aspect, protons in most of the usual types of organic compounds absorb over a range of this 700 Hertz CPS cycles per second at a field strength of 414,100 Gauss। जब applied field strength, when the applied field strength is of the order 14100 Gauss, then most of the protons absorb in this range। ठीक है बच्चे, 700 Hertz CPS at this field strength, proton absorb at a frequency of रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बच्चे 60 into 10⁻⁶ Hertz। अब बात ऐसे है, ध्यान से सुनना, कि जब शील्डिंग और डी शील्डिंग होती है, when shielding and de-shielding of proton by the surrounding electron occurs, the shift in PMR signal is very small। इतनी स्मॉल वैल्यू देखें आप, 1 into 1 in 10⁸, 1 in 10⁸। So shielding and de-shielding of proton by electron produces a small change in the strength of applied magnetic field। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि अप फील्ड जाना या डाउन फील्ड जाना सिग्नल, उसमें जो वेरिएशन आती दैट इज वेरी स्मॉल। इतनी स्मॉल जो वैल्यू आपको दी है 1 in 10⁸। इनको तो मेजर करना बच्चे पॉसिबल नहीं। सच स्मॉल चेंजेस आती हैं, इन स्मॉल चेंजेस को मेजर करना इन द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ में, जो स्मॉल चेंज हम ला रहे, हम कह रहे हैं
सिग्नल इज गोइंग स्लाइटली अप फील्ड और स्लाइटली डाउन फील्ड। कल तो मैंने एग्जांपल के तौर पे 50 और 1 का दिया, पर इतना वेरिएशन है नहीं। जो इंड्यूस्ड फील्ड है उसकी वैल्यू बहुत कम है, चाहे वो अपोज करे चाहे वो क्या करे बच्चे, reinforce करे अप्लाइड फील्ड। द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड फील्ड इज वेरी स्मॉल। इट मीन अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ में जो चेंजेस वेरिएशंस आएंगी बड़ी कम आएंगी, और उन वेरिएशंस को स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, एक्यूरेटली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। एब्सोल्यूट पोजीशन सीधा सीधा हम कंपाउंड को लेके एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल निकालने की कोशिश करेंगे तो एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ यूवी एंड आईआर, वहां एब्सोल्यूट पोजीशन निकल जाती है, यहां पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या करते बच्चे, रिलेटिव रिलेटिव प्रोटॉन फ्रीक्वेंसीज डिटरमाइन करते हैं, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। एब्सोल्यूट नहीं निकालते, विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड निकालते, एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज टीएमएस, टेट्रा मिथाइल साइलेट। यानी कि जो हमारा गिवन कंपाउंड है उस कंपाउंड को तो हमने डालना ही डालना, साथ में टीएमएस भी डालना। टीएमएस विल एक्ट एज स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। टीएमएस क्यों डालते हैं, उसकी क्या खासियत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस प्रोटॉन का सिग्नल कहाँ आएगा वो हमने मेजर कर, उससे पता चलेगा कि वेदर द एब्जॉर्प्शन is shifting towards upfield side or downfield side. So absolute determination is not possible, but relative proton frequencies can be readily determined with an accuracy of about, देखिए कितना, प्लस माइनस 1 हर्ट्ज। मतलब 1 हर्ट्ज का भी वेरिएशन आएगा, 1 हर्ट्ज का भी। जैसे देखें हमने लगाया 60 into 10 power 6 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज का भी वेरिएशन आएगा, दैट कैन बी डिटरमाइंड। So hence, chemical shift of protons are expressed in hertz with reference to a particular standard. With reference to a particular standard. Absolute value नहीं निकालते बच्चे, एक रेफरेंस साथ में डालना पड़ता है। सोल्यूशन में एक रेफरेंस, जो आपका गिवन कंपाउंड है जिसका आपने पीएमआर स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करना, उसके साथ आपको एक रेफरेंस भी डालना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? हाँ जी, Yes, sir. दोनों 1 क्लियर है बच्चे? Yes, sir. 1 3 चेक कर रहा हूँ कौन कौन सा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहां तक बच्चे आपको क्लियर होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये जो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल होता है रिजल्टिंग कॉज ऑफ शील्डिंग और डीशील्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट वैल्यूज जो हैं, जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं, केमिकल जो शिफ्ट वैल्यू है वो बड़ा कम आता है। द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप फील्ड या डाउन फील्ड जाता, बट दैट चेंजेस आर वेरी वेरी स्मॉल, 1 in 10 power 8, एंड हेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी एग्जामिन द स्पेक्ट्रा विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते हम, विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड, एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज टीएमएस। टीएमएस क्या होता है बच्चे? ये होता है टीएमएस, पहला पॉइंट ही मैंने गलत लिख दिया। इट इज टेट्रामिथाइल साइलेट, सेंटर में सिलिकॉन आएगा, दिस
एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बाकी मैं हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। रोल नंबर 30 आज भी क्लास लगा रहे हो? Yes, sir. बच्चे ये बताओ, आपसे क्वेश्चन करता हूं, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं टोटल इस मॉलिक्यूल में जो मैंने शेयर किया आपके साथ? ईएमएस कहते हैं इसको, टेट्रा मिथाइल साइलेट, ईएमएस। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं ये बताओ पहले, टोटल प्रोटॉन्स। आप देख रहे हो बच्चे, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आपके साथ? रोल नंबर 30 Yes, sir. Sir, 2 होंगे. है। प्रोटॉन्स two. कितने हैं ये पूछ रहा हूं, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। रोल 1 yes sir, कितने प्रोटॉन्स हैं बच्चे इसमें? sir 2 मिनट सर, टोटल कंपाउंड में कितने गिनने हैं हैं? सर? पूरे टोटल कंपाउंड में इंक्लूडिंग मिथाइल ग्रुप्स में भी, कार्बन मैंने आपके हाइड्रोजन? सामने डाल दिया। यस सर। सर Sir, 84। sir, 12. Sir, 12. वेल, अब आपको काउंटिंग काउंटिंग भी नहीं आती आप? Sir, कर रहा था, कर रहा अभी. नहीं कर रहा था? आप मेडिकल स्टूडेंट हो ना, मेडिकल स्टूडेंट्स की काउंटिंग वैसे ही थोड़ी वीक होती है। रोल 1 आपको काउंटिंग आती है? यस सर। कितने हैं फिर प्रोटॉन? देखो, 3 3, ये 6 9 12, चक्री कोई नहीं। टोटल प्रोटॉन्स कितने? प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन एटम, यही चक्कर पड़ रहा था आपको क्या? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे। रोल नंबर 2 क्लास अटेंड कर रही है? रोल नंबर 3? रोल नंबर 1 आप बोल रहे हो, आप ही बता दो। रोल नंबर 1, इसमें जो 12 प्रोटॉन्स हैं उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं जो इक्विवेलेंट है? आपने इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का कंसेप्ट पढ़ा। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट? पहला क्वेश्चन था कितने हैं, तो 12 है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट प्रोटॉन कैसे देखते मैंने बताया था, केमिकल एनवायरनमेंट। अब बताओ, बताओ शाबाश। Sir, सारे equivalent है 12 के सारे 12. इक्विवेलेंट है। रोल नंबर 30 Yes, sir. दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट। इसका सबसे बड़ा फायदा टीएमएस का क्या रहेगा बच्चे? इसका शार्प सिग्नल आएगा, सभी प्रोटॉन एक ही जगह एब्जॉर्ब करेंगे एट वन, एक पीक आएगा बच्चे। सबसे बड़ा फायदा 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ठीक है ना, तो बाकी वालों से इसका पीक डिस्टिंग्विशेबल होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी। इसी को यूज क्यों करते हैं हम, है ना, व्हाई वी यूज। पहला पॉइंट ये है, देखिए बच्चे, फर्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, देयरफॉर ए वेरी, दूसरा साथ में ये भी आ गया कि हमें थोड़ा सा टीएमएस चाहिए होगा, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टीएमएस प्रोड्यूसेस a relatively large single sharp signal, शार्प सिग्नल आएगा, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर्स, बाकी वालों से क्लियर डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इज इट क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर। टीएमएस को यूज करने का पहला बेनिफिट ये क्लियर हो गया बच्चे आपको? Yes, sir. इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 के 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं, सिंगल पीक देंगे, शार्प पीक देंगे, तो हमें टीएमएस का थोड़ा सा अमाउंट यूज करना है, उससे भी ये क्या बच्चे, शार्प सिग्नल दे देगा। दूसरा, EMS protons absorb at field much higher than the protons in most of usual organic compounds. सिलिकॉन एटम जो है, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। ध्यान से सुनना बच्चे,
सिलिकॉन का एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब सिलिकॉन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। सिलिकॉन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कार्बन से ज्यादा है। मुझे बताएं बेटे कि जो सिलिकॉन का एटम है ये मिथाइल ग्रुप को रोल नंबर 1 या 2 3 4 कोई भी बताना चाहे, ओपन क्वेश्चन है। सिलिकॉन का एटम बच्चे मिथाइल को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या उससे लेगा? सिलिकॉन का एटम सर देगा। देगा। रिलीज वेरी रिलीज करेगा। मतलब प्लस सा इफेक्ट करेगा टूवर्ड्स मिथाइल, ऐसे होगा ना बच्चे? यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताएं कार्बन के सराउंडिंग बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी इंक्रीज सर। होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन, अब एक बताएं मिथाइल में जो हाइड्रोजन एटम है इसको कौन से इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं, सिग्मा या पाई? सिग्मा। सिग्मा। कौन से इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, कौन से इलेक्ट्रॉन बच्चे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोला ना आपने, कौन से इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है सिलिकॉन? अंडरस्टूड है किसकी बढ़ रही है बच्चे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। की। सिग्मा की किसकी? सिग्मा की। सिग्मा की। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चे, शील्डिंग या डीशील्डिंग? कल बताया था शील्डिंग। क्या करते हैं, शील्डिंग। शील्डिंग। वेरी गुड। तो सिग्नल किधर जाएगा जब शील्डिंग होती है? अपराइट। डाउन। अप फील्ड। अप तो याद रखें बच्चे टीएमएस 12 प्रोटॉन है, पहली बात। दूसरी बात, सिलिकॉन एटम more electropositive than carbon, it releases electron to the methyl and hence the 12 protons in case of TMS absorb upfield. ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिलिकॉन टीएमएस के हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन अपफील्ड एब्जॉर्ब करते, अपफील्ड, बाकी वालों का सिग्नल डाउनफील्ड आएगा। बाकी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसे पीक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, ये टीएमएस का। एक तो इसका पीक शार्प होगा बच्चे, 1 पॉइंट याद रखें, एक तो इसका पीक शार्प होगा और दूसरा ये अपफील्ड होगा एज कंपेयर टू द सिग्नल ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन का सिग्नल और ये टीएमएस का, ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसी स्टैंडर्ड को देख के हमने बताना कि केमिकल शिफ्ट कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, इस पीक के साथ मैच करना कि हमारा जो गिवन प्रोटॉन है, मॉलिक्यूल का जो गिवन प्रोटॉन है वो इससे कितना दूर बच्चे सिग्नल दे रहा है। पहला पॉइंट बच्चे आ गया कि टीएमएस में 12 प्रोटॉन्स हैं, ऑल आर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, दे गिव वन शार्प सिग्नल, स्मॉल अमाउंट ऑफ टीएमएस इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग दिस सिग्नल। सेकंड पॉइंट आ गया कि टीएमएस में जो सिलिकॉन एटम है दैट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू द मिथाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस and hence shielding effect increases. Therefore, the signal of protons of TMS is observed upfield with respect to most of the protons of organic compounds. देख ले बच्चे सेकंड पॉइंट को माइन्यूटली बच्चे चेक कर लें, क्या लिखा है, TMS protons absorb at a field much higher than the protons in most of the usual organic compounds. This is due to the reason that silicon is more electropositive. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.8 है, कार्बन की 2.5, काफी फर्क है। It thus pushes electron to the methyl by plus I. Silicon plus I कर रहा है towards methyl. As a result, the protons of CH bond in TMS have high electron density around them and hence are highly shielded. Shielding से सिग्नल किधर जाता है बच्चे, अपफील्ड। तभी इधर ऊपर लिखा है they absorb at a field much higher than protons of most of organic compound. Is it clear? सेकंड पॉइंट क्लियर है बच्चे? यस सर। है ना? इसका जो सिग्नल है वो अलग ही दिखेगा आपको, एक तो बड़ा पीक होगा और दूसरा अप फील्ड आएगा। दूसरा कहाँ आएगा बच्चे, ये अप फील्ड। इधर अगर सिग्नल कोई होता तो मैं आपको दिखा देता, इधर है नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आपके साथ, मैं दिखा दूंगा। और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो बच्चे ये इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करता ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अगर ये रिएक्ट कर जाता फिर तो नया ही प्रोडक्ट बन जाता।
वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेन दो इंपॉर्टेंट रीजन ये हैं, ये भी कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है कि डज नॉट रिएक्ट, इट इज केमिकली इनर्ट एंड आल्सो हाईली वोलेटाइल। हाईली वोलेटाइल होने की वजह से जब स्पेक्ट्रम आपका आ गया तो आप इसको बच्चे रिकवर कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन, यू कैन रिकवर इट, मतलब वेस्ट भी नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है इसमें कि इट इज हाईली मिक्सिबल विद मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, वो भी परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये था बच्चे इसको चुनने का कि वाई हुई। मैं देखता हूँ बच्चे, अगर मुझे एक मिनट ठहरिए, EMR सिग्नल, EMR स्पेक्ट्रा ऑफ इथेन मिल जाता है तो देख लेते हैं अंदर। ये देखिए बच्चे, ये किसका है इथेन, ये देखिए बच्चे, ये बच्चे आपको देखें फाइल बेंजीन आ गया, ये है इथेन, इथेनॉल है ये, तो इथेनॉल भी ठीक है। ये देखें बच्चे, दिख रहा है आपको, यस सर। ये स्क्रीन Yes, sir. शेयर हो रही है आपको, देखें बच्चे, इज इट क्लियर? Yes, sir. ये स्पेक्ट्रा आपको दिख रहा है बच्चे, यस सर। इसमें ये जो पहला पीक है ये किसका है, आप क्या सोचते हैं ये किसका होना चाहिए? TMS का। TMS का। और जो बाकी दो पीक्स हैं बच्चे, ये बाकी प्रोटॉन के, है ना। तो ये चीज है कि अब इनको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो अलग से क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस में, वो भी हम देखेंगे। तो ये मेज पड़ी हुई है, ये देखिए बच्चे, दिख रहा है बच्चे आपको, Yes, sir. EMR स्पेक्ट्रा दिख रहा है आपको। यस सर। इसमें ये है कि इसमें जो TMS का सिग्नल इन्होंने दिखाया ही नहीं है, उसको बेस शो कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता TMS का भी सिग्नल साथ में, TMS का सिग्नल इन्होंने शो ही नहीं किया। ये दो सिग्नल जो इसमें दिखाए ना इन्होंने, ये एक CH3 प्रोटॉन का दिखाया, एक CH2 प्रोटॉन, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट प्लेसेस पे शो होंगे, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो जब हम इसको स्टडी करेंगे ना बच्चे, एग्जाम्पल्स को उसमें देख लेंगे। तो ये हमारा आ गया। अब बात आती है बच्चे यूनिट्स ऑफ केमिकल शिफ्ट। सेकंड पॉइंट इज यूनिट्स। पहला पॉइंट था व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। केमिकल शिफ्ट की एब्सोल्यूट वैल्यूज हम नहीं निकाल पाते, ये भी बताया आपको मैंने। फिर हम क्या करते बच्चे, फिर हम विद रेफरेंस टू सम स्टैंडर्ड निकालते, दैट इज TMS। TMS को क्यों, कल को आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता कि वाई TMS इज चूजन एज स्टैंडर्ड, उसके चार रीजन हमने आपको बता दिए। नाउ यूनिट्स ऑफ केमिकल शिफ्ट,
केमिकल शिफ्ट के यूनिट, ठीक है ना। अब हमने बताया आपको कि केमिकल शिफ्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज as the difference in frequency of absorption of particular proton in the organic compound and the proton of reference compound। यही है ना बच्चे, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, किस जगह किस प्लेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब किया और किस जगह पे टीएमएस ने एब्जॉर्ब किया, वो जो गैप है, दैट गैप, मतलब जैसे ये है ना, ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे इसने किया, दूसरे पे इसने किया, तो दिस गैप, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, केमिकल शिफ्ट। उसको क्या बोलेंगे हम बच्चे, केमिकल शिफ्ट। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. हाँ, अब एक और बात याद रखें कि केमिकल शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड। जो हमने बात की 14100 गाउस पे बात की, उससे ज्यादा भी हम अप्लाइड फील्ड लगा सकते हैं। तो एक और चीज याद रखें बच्चे, जो केमिकल शिफ्ट है, पोजीशन ऑफ सिग्नल केमिकल शिफ्ट, that is also dependent on the applied field or the radio frequency used in the instrument। अब देखें, रोल नंबर 1 क्या कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी में, रोल नंबर 2 कर रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, रोल नंबर 3 कर रहा है GNTU में, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है 14100 पे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट 26100 पे, तीसरी लैब में जो इंस्ट्रूमेंट है वो उससे भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वाला है, से 4100000 पे। तो मुझे बताएं, क्या केमिकल शिफ्ट, कंपाउंड सेम है, मैं आपको कहता हूं कि बेटे ये कंपाउंड है इथेनॉल, इसकी केमिकल शिफ्ट निकाल के बताओ। 3 बच्चों को मैं ये सैंपल दे देता हूँ इथेनॉल का। एक बच्चा जम्मू यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट करता है, एक बच्चा करता है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, एक करता है बच्चे GNDU अमृतसर में। मुझे बताओ, क्या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहे हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है, मुझे बताओ क्या सेम वैल्यू आएगी केमिकल शिफ्ट की? No, sir. नहीं, डिफरेंट आएगी, है ना, डिफरेंट आएगी। तो जब आप मुझे बताओगे मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं, एक बच्चा बताएगा सर ये वैल्यू आई, दूसरा बताएगा ये वैल्यू आई, तीसरा बताएगा ये वैल्यू आई, तो फिर तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो केमिकल शिफ्ट की सेम वैल्यू लेने के लिए बच्चे, है ना, सेम वैल्यू लेने के लिए हमने क्या किया है, हमने उसको कन्वर्ट किया है पार्ट्स पर मिलियन में, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये फार्मूला आपका है बच्चे। हाउ टू फाइंड द केमिकल शिफ्ट, हाउ इट इज डिटरमाइंड, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, जो डिफरेंस मैंने बात की, एक बच्चे ने रिपोर्ट किया कि सर ये वैल्यू आई, दूसरे ने रिपोर्ट किया सर ये वैल्यू आई, तीसरे ने रिपोर्ट किया ये वैल्यू आई, ये वैल्यू दे दी, ठीक है, तीनों की वैल्यू डिफरेंट है। डिवाइडेड बाई ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटर रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी लगाई, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएंगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट लगेगी ना, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी लगाई आप उस इंस्ट्रूमेंट में, डिवाइडेड बाई दैट मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। बताएं क्या वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी? Yes, sir. वैल्यू सेम आएगी ना, क्यों? क्योंकि जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं वैसे आप किसमें से निकाल रहे, 10⁶। आपने जो स्टूडेंट 1 है उसने भी 10⁶ से वैल्यू निकाली, स्टूडेंट 2 है उसने भी 10⁶ से, तो 10⁶ एक फिक्स वैल्यू कर दी मैंने कि 10⁶ से आपकी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी थी 10⁴, दूसरे बच्चे की ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी थी 10⁻², तीसरे बच्चे की ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी थी 10⁻3, ठीक है बच्चे। एक ने रिपोर्ट किया वैल्यू ए, 10⁻3 से डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, दूसरे ने डिवाइड किया बी, 10⁻2 से डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, तीसरे ने डिवाइड किया सी, 10⁻4 से डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, तो वैल्यू सेम आएगी डिफरेंट आएगी? सेम आएगी, बोले बच्चे, Same आएगी, sir. सेम आएगी, क्यों? क्योंकि हम 10⁶ से निकाल रहे, 10⁻3 में निकाला एक बच्चे ने, एक ने 10⁻2 में निकाला, एक ने 10⁻4, हमने कन्वर्ट किया आउट ऑफ 10⁶, तो सभी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, सेम। पीपीएम 10⁶ को हम क्यों कहते हैं, 10⁶ मिलियन है ना, ये 1 मिलियन, तो इट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, दिस वैल्यू इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। तो याद रखिए बच्चे, केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम, और इसको निकालने का तरीका क्या है, क्या तरीका है बच्चे इसको निकालने का, जो आपका केमिकल शिफ्ट वैल्यू आया इन द गिवन एक्सपेरिमेंट, ये जैसे आ गया
126 डिवाइडेड बाई ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी आपने लगाई थी, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं बच्चे। एसीटोन का सैंपल मैंने दिया 2 बच्चों को, एक ने क्या किया 126 हर्ट्ज, एक ने क्या किया 60 मिलियन हर्ट्ज। 60 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, 60 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे उस सैंपल को चेक किया, तो कितना केमिकल शिफ्ट उसने देखा बच्चे, 126 हर्ट्ज। 60 मिलियन हर्ट्ज पे उसने चेक किया, व्हाट वाज द केमिकल शिफ्ट ऑब्टेन्ड, 126। अब हमने इसको पीपीएम में कन्वर्ट करना, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज को कन्वर्ट करना पीपीएम, so that we get the same value for all instruments. Chemical shift in hertz को convert करना किसमें, ppm. So how we can convert, divide the chemical shift in hertz with the oscillator frequency, that is 126 divided by 60 into 10⁻⁶, 60 million hertz. आप कहेंगे कि 10⁻⁶ क्यों लगाया, 60 मिलियन हर्ट्ज, मिलियन को कहते हैं 10⁻⁶, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, ये फार्मूले का है, तो बच्चे वैल्यू आ गया 2.1 ppm। अब इसी एसीटोन पे हमने एनदर इंस्ट्रूमेंट में स्पेक्ट्रा चेक किया, इसी एसीटोन का, वहां पे ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी थी 210 हर्ट्ज। द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी वाज 210 हर्ट्ज, और इसने बच्चे कितना दिया, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, वहां पे ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी थी 100 मिलियन हर्ट्ज, 100 मिलियन हर्ट्ज, और केमिकल शिफ्ट वैल्यू कितनी आई बच्चे, 210 केमिकल शिफ्ट वैल्यू। जब हमने फ्रीक्वेंसी रखी थी 60 मिलियन हर्ट्ज, द केमिकल शिफ्ट वैल्यू वाज 126। जब हमने फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की रखी 210, तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आई बच्चे 100, सॉरी फिर मैं गलत बोला, 100 मिलियन हर्ट्ज रखी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू कितनी आई बच्चे, 210। हाउ टू कन्वर्ट द केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ हर्ट्ज इनटू पीपीएम, व्हाट इज द वे, मैंने आपको बता दिया कि गिवन केमिकल शिफ्ट को डिवाइड करिए ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी से, दिस इज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है ना, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करिए, 210 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ क्यों लगा, मिलियन, 100 मिलियन हर्ट्ज, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ ऑफ फार्मूला, वैल्यू कितनी आई बच्चे, 2.1। तो आप बच्चे चेक करें, दोनों केसेस में वैल्यू क्या आई, शाबाश, दोनों केसेस में वैल्यू क्या आई, सेम आई सी, 2.1 ppm। तो व्हेन वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम, जब आप वैल्यू को बच्चे पीपीएम में एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, इसकी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी क्या थी, इसकी क्या थी। एसीटोन के जो प्रोटॉन्स हैं वो बच्चे कितना केमिकल शिफ्ट देते, 2.1 ppm विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टीएमएस। किसके विद रिस्पेक्ट टू बच्चे, हाँ जी, स्टैंडर्ड कौन है हमारा, विद रिस्पेक्ट टीएमएस, टीएमएस विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। और बच्चे याद रखें, जो इसकी वैल्यूज हैं केमिकल शिफ्ट की, उसको हम डेल स्केल पे एक्सप्रेस करते हैं इन पीपीएम। जब पीपीएम एक्सप्रेस करते हैं, द वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन ए स्केल व्हिच इज कॉल्ड एज डेल स्केल, ये डेल्टा स्केल है, याद रखें, वही फार्मूला है ये, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। एक स्केल बच्चे और भी है, टाउ स्केल। टाउ स्केल में क्या है बच्चे, 10 माइनस डेल्टा, और ये जो वैल्यू है डेल स्केल पे ये आती है बच्चे 1 to 10। व्हेन वी कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज इनटू पीपीएम, द रेंज ऑफ वैल्यू इन डेल स्केल इज 1 to 10। अगर वैल्यू आपकी 1 आती है, बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, एक छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम है अभी, यहाँ 2 मिनट है। रोल नंबर 1, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना, मैं देखता हूं आप कहां तक डीप पहुंचते हैं, कहां तक आप सोच पाते हैं, मुझे बताइए। मैंने कहा 1 to 10 वैल्यू आनी, ये आपका टीएमएस है, दिस इज टीएमएस है ना, विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस वैल्यू आनी 1 to 10, ये 0, टीएमएस 0 पे है, 1 से लेके 10। अगर वैल्यू सपोज 1 के आसपास आती है, तो मुझे बताएं जो गिवन कंपाउंड है उसका प्रोटॉन शील्डेड है या डीशील्डेड है, शाबाश,
गिवन कंपाउंड का सिग्नल बच्चे यहाँ पे आता है, सपोज करो यहाँ आता है, ये टीएमएस का सिग्नल है, इसको रेफरेंस को हमने 0 वैल्यू दिया है। ये थोड़े ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, ये भी कर रहा है, पर इसको हमने वैल्यू 0 दिया हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू दिस आपका जो प्रोटॉन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो 2 वैल्यू दे रहा है पीपीएम, 2 पीपीएम डेल स्केल पे। तो मुझे बताएं ये प्रोटॉन शील्डेड है या डी शील्डेड है? सर अगर कम देगा हाँ। वो डी शील्डेड होगा, क्या होगा? डी शील्डेड होगा। नहीं बच्चे, गलत बोला आपने। देखें, मैंने आपको कब यही मैं पूछना चाहता था। मैं अब उस चीज को भूल जाए जो आपने उधर पढ़ा, वो था बच्चे जो आपका था पोजीशन ऑफ सिग्नल, शील्डिंग, डी शील्डिंग, अप फील्ड, डाउन फील्ड। वो था विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड अप फील्ड जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड डाउन फील्ड जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस के विद रिस्पेक्ट टू सिग्नल डाउन फील्ड जाएगा या टीएमएस के पास आएगा। टीएमएस के पास आए हम कहते हैं अप फील्ड, टीएमएस से दूर जाए हम कहते हैं डाउन फील्ड। मुझे बताओ टीएमएस के प्रोटॉन शील्डेड है या डी शील्डेड है? शाबाश, शील्डेड। शील्डेड। तो अगर उसके पास सिग्नल आ रहा है तो कंपाउंड के प्रोटॉन भी क्या हुए? शील्डेड, शील्ड है ना? हाँ, तो अगर सिग्नल यहाँ आता 10 पे, 10 के आसपास आता, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाले प्रोटॉन क्या है बच्चे? डी शील्डेड। शील्डेड। डी शील्डिंग। आई बात समझ? अब हम बात विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस कर रहे हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से बात नहीं कर रहे बच्चे। नाउ वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस, कि टीएमएस से विद रिस्पेक्ट टू हमारा सिग्नल कितनी दूर आ रहा है। वो स्केल है 1 to 10